हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की प्रॉपर टॉपिक वाइज हमारी वीडियो आएंगी। सुबह 8 बजे का टाइमिंग है। ठीक है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी इस सीरीज में, प्रॉपर ये सीरीज चलेंगी। पहले हम आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताएंगे हिंदी के बारे में, जो भी चीज़ें हैं, संज्ञा सर्वनाम, सबके बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझाऊंगी। उसके बाद उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम में आ चुके हैं, इससे हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, भाषा का स्वरूप ये चैप्टर है। ठीक है, तो इस अध्याय को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा की अगर बात करें तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? मनुष्यों के बीच भाव एवं विचारों के पारस्परिक आदान एवं प्रदान का एक सार्थक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा क्या होती है? जैसे दो लोग हैं, वो आपस में अपने भाव विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है, अगर हम भाषा को जान ही रहे हैं तो भाषा को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लिपि क्या होती है। ठीक है, लिपि क्या होती है ये जान लेना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो लिपि से प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में जो पीछे लिपि लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है? शैली या हमारे लिखने का ढंग। ठीक है, शैली या हमारे लिखने का ढंग जो होता है वो क्या होता है? लिपि होता है। ठीक है, और हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती है? 52 ध्वनियाँ होती है। ठीक है, कितनी ध्वनियाँ होती है? 52 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें स्वर में कितनी होती हैं? 13 स्वर में होती हैं, और बाकी ये 39 किसमें होती हैं? व्यंजन में होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? याद रखना, 52 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी ध्वनियाँ होती है? 52 ध्वनियाँ होती है हिंदी भाषा में। ठीक है, 13 स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार हम हिंदी में अ, आ, ई इस तरीके का लिखते हैं ना, उसी प्रकार हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? अ को क्या लिखते हैं? ए। ठीक है, और आ को क्या लिखते हैं? आ। ठीक है, तो इस तरीके का हम यूज करते हैं। तो यह अंग्रेजी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? रोमन का। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी लिपि के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन का प्रयोग होता है। ठीक है, और अंग्रेजी लिपि में हम अ को कैसे लिखते हैं? ए, ये इस तरीके से लिखते हैं ना। और ओ को कैसे लिखते हैं? ओ हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ओ। तो किसी भी ध्वनि को इस संकेतों में लिखना, जैसे अ लिखा, ई लिखा, इन संकेतों में लिखना, ये क्या कहलाता है? देवनागरी लिपि कहलाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि क्या कहलाता है ये याद रखिएगा। किसी भी संकेतों को हम अपना लिख के व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि हम अ लिख रहे हैं, आ लिख रहे हैं, किसी भी ध्वनि को इन संकेतों में लिखना क्या कहलाता है? देवनागरी लिपि कहलाता है। ठीक है, और इसे भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बांटा गया है वर्णात्मक। ठीक है, और दूसरा क्या बांटा गया है? अक्षरात्मक। ठीक है, वर्णात्मक की अगर बात करें तो जिन लिपियों को वर्णों का प्रयोग होता है वह वर्णात्मक लिपि कहलाती हैं। ठीक है, अक्षरात्मक की बात करें तो जिस लिपि में अक्षरों का प्रयोग हो वो अक्षरात्मक लिपि कहलाती हैं। ठीक है, और वर्णों से क्या मतलब होता है ये भी जान लेते हैं। वर्णों से क्या मतलब होता है? वर्णों का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर मैंने अ लिखा है यहाँ पर, तो अ को हम विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अ के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये क्या है? एक वर्ण है। ठीक है, और जिस पर अगर मैंने इसी में ही का लिख दिया, ठीक है, का लिखा है, तो का क्या है? अक्षर है। ठीक है, क्योंकि यह जो है वो स्वर और व्यंजन इन दोनों के मेल से बना है। कैसे बना है? जैसे का लिखा, का को अगर हम विभक्त करते हैं तो क्या बनेगा? क प्लस आ, का उच्चारण से पता चला ना, का, तो क प्लस आ, का इनके उच्चारण से बना है, जिसमें क क्या है? स्वर है, और आ क्या है? व्यंजन है। तो अक्षरात्मक लिपि क्या होती है? अक्षरात्मक लिपि में स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनता है। ठीक है, अक्षरात्मक स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनता है। ठीक है, जैसे आपने का, खा, गा, इन दोनों में ही क्या है? कभी खुद से बोल के देख लीजिएगा प्रैक्टिकली, इनमें हमें
आ, पीछे से आ की ध्वनि आती है, ठीक है। तो यह क्या है, दोनों के सहयोग से बना है, ठीक है। फिर आता है भाषा के रूप के बारे में, ठीक है। भाषा के रूप को हम जानते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 4 स्वरूप होते हैं, ठीक है। भाषा के मुख्यतः कितने स्वरूप होते हैं, 4 स्वरूप होते हैं, ठीक है। पहला है बोली, दूसरा है साहित्यिक भाषा, तीसरा है राजभाषा और चौथा है राष्ट्रभाषा, ठीक है। पहले जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समाज में करती है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। जैसे हम उत्तराखंड के लोग हैं तो हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली इस तरीके की बोली होती हैं, ठीक है। तो हम अपने समाज में रह के जिन अपने जो आसपास के लोगों हैं, अपने घरों के लोग हैं, उनसे जिस तरीके की भाषा में बात करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, ठीक है। और बोली जो है, बोली की मुख्यतः 5 उपभाषाएं होती हैं। याद रखिएगा, बोली की जो है मुख्यतः कितनी उपभाषाएं होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं, वो हम निश्चय अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है साहित्यिक भाषा, ठीक है। साहित्यिक भाषा की बात करें तो बोली जब विकसित हो जाती है, ठीक है, यानी कि बोली जब विकसित हो जाती है उसमें कई रचनाएं कर दी जाती हैं उस बोली में, तो वह क्या कहलाती है, साहित्यिक। राजभाषा क्या होता है, भाषा का वह रूप होता है, ठीक है, जिसमें किसी देश या सरकार हमारा जो कामकाज एक राज्य से दूसरे राज्य में संबंध स्थापित करने के लिए पत्र लेखन या व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करती है अपनी भाषा, तो उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जब राज्य भाषा विकसित होकर जनमानस तक पहुंच जाती है तो वह क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि वह भाषा जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है और हर बंदा उसके बारे में जानता है, तो वह क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है, ठीक है। भाषा का बदलता हुआ रूप किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा को कहा जाता है, ठीक है। दिया गया है बोली, ठीक है। बोली की अगर परिभाषा की बात करें तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समाज में करती है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिखा है कि भाषा का वह रूप जिसका साधारण जनता अपने घरों और समाज में प्रयोग करती है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। और बोली मुख्यतः भाषाएं होती हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी इनमें प्रमुख बोलियां हैं अवधी, ठीक है। प्रमुख बोली कौन सी है, अवधी है। और उसके बाद जो दूसरी प्रमुख बोली है वो क्या है, बघेली है, ठीक है, बघेली है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसका विकास जो है वो सौल सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौल सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, बांगड़ू, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली और बुलंदखंडी तथा कंजोरी बोलियां आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की अगर बात करें तो राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रमुख कौन कौन सी है, मालवाड़ी है और मेतावाड़ी, ठीक है। कौन कौन सी है, मालवाड़ी है और मेतावाड़ी। इसमें मालवाड़ी का जो क्षेत्र है वो अधिक है और मेतावाड़ी का जो क्षेत्र है वो अधिक नहीं है, यानी कि बहुत कम जगह बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बात करें तो भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह बोली जाती है, ठीक है। और इसे जो है 3 श्रेणियों में इस भाषा को बांटा गया है, ठीक है। पहला है मैथिली, दूसरा है मुगधी और तीसरा कौन सा है, भोजपुरी है, ठीक है। पहला कौन सा है, याद रखिएगा, पहला है मैथिली, ठीक है, पूर्व में मैथिली, यानी कि पहला है मैथिली, उसके बाद दूसरा है मगध, ठीक है, उसके बाद है भोजपुरी। ये जो है बिहारी हिंदी के 3 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कुमाऊनी, उसके बाद है गढ़वाली, उसके बाद है मंडियाली। मंडियाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे मंडियाली भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
भाषा स्वरूप के नेक्स्ट जो स्वरूप होता है वो होता है साहित्यिक भाषा। ठीक है, साहित्यिक भाषा की बात करें तो जिन भाषा के अपने नियम व शर्तें, ठीक है, बहुत शर्तें लिख दीजिएगा, जिस भाषा के अपने नियम व शर्तें अपने व्याकरण के साथ कुछ ना कुछ साहित्यिक रचनाएं हुई हो उसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जिस भाषा में कोई ना कोई व्याकरण के साथ कोई साहित्यिक रचनाएं हो जाती हैं तो वो भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी, इसमें बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा की अगर बात करें जो जिस देश में किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज, शासन प्रशासन, एक राज्य से दूसरे राज्य का पत्र व्यवहार आदि जिन भाषा में किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया था, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, परिभाषा लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा की जो परिभाषा मैंने लिखी है वह है जो भाषा किसी देश की कुल जनसंख्या का 60 से 70% जनसंख्या जिसका अपने व्यवहार में लाए या उसे समझे तो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कुल शॉर्ट फॉर्म में हम जाने तो ऐसी भाषा जहाँ के जो जनसंख्या है उसका 60 से 70% लोग जो हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो उसे क्या होती है? राष्ट्र भाषा कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है शब्दों के समूह को, ऑप्शन बी है अक्षरों के समूह को, ऑप्शन सी है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को और ऑप्शन डी है वर्णों के समूह को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं आपको मुझे आंसर देना है। ऑप्शन ए है शब्दों के समूह को, ऑप्शन बी है अक्षरों के समूह को, ऑप्शन सी है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को और ऑप्शन डी है वर्णों के समूह को। इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी चीज़ में गलती करते हैं, तो आप मुझे अपना आंसर दीजिएगा। कल हम अच्छे से स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्लास को आप ज़रूर अटेंड करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।